नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर के इस नए सफर में। आज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करने वाला हूं और ये खबर आई है सीधे भारत सरकार की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के बाद अब उन देशों के खिलाफ भी भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान के दोस्त या मददगार बने फिरते हैं। भारत सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस से कहा है कि वो टर्किश एयरलाइंस के साथ अपना लीज का करार खत्म करे। इंडिगो ने लीज 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसे 3 महीने का ही वक्त दिया है। इंडिगो ने तुर्की के 2 बोइंग 777 विमान लीज पर लिए हैं। इंडिगो ने इस लीज को 6 महीने के लिए बढ़ाने का सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने ये इजाजत नहीं दी और 3 महीने का ही सिर्फ एक्सटेंशन दिया है। ये सिर्फ एक्सटेंशन इसलिए दिया गया कि पहले से लोगों ने टिकट बुकिंग करा के रखी होगी, उनको ट्रैवल करना होगा, तो आम व्यक्ति को दिक्कत ना हो, आम पैसेंजर को दिक्कत ना हो, इसीलिए 3 महीने का एक्सटेंशन तो दिया, लेकिन 6 महीने का नहीं दिया, जैसा कि इंडिगो एयरलाइंस मांग रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में तुर्की की यात्रा की है। हम सब जानते हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो एक वैश्विक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें तुर्की उसका एक मददगार देश है, अजरबैजान उसका मददगार देश है। तो भारत ने अब की बार तुर्की पर यह बड़ी आर्थिक स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन के जरिए ही भारत के शहरों पर हमले की कोशिश की थी। सीज फायर की घोषणा के बाद भी तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बयानबाजी कर रहा था, जिसके बाद भारत ने तुर्की की कई कंपनियों पर शिकंजा भी कसा। कई शहरों में जो मेट्रो का करार तुर्की कंपनी के साथ था, उन राज्यों ने वो करार को भी इन दिनों में कैंसिल किया है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम इसी मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने साफ तौर से कहा है कि 2 बोइंग 777 विमान जो टर्किश एयरलाइंस से इंडिगो ने एक वेट लीज पे लिया था, उनका एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज इंडिगो ने 6 महीना के लिए मांगा था, उनको सिर्फ 3 महीना दिया गया है। और उसके बाद सरकार ने साफ तौर से कहा है कि इस वेट लीज का एक्सटेंशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस्तांबुल में जो सर्विसेज इंडिगो ऑफर कर रहे थे वो बंद होंगे 3 महीना के बाद, और वेस्ट एशिया, वेस्ट यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका में इंडिगो के जो पैसेंजर्स उस रूट से जाते थे उनको दूसरे फ्लाइट्स के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। सरकार ने 3 महीना के लिए ये एक्सटेंशन इसलिए दिया है क्योंकि पैसेंजर कन्वीनियंस देखते हुए, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स ने ऑलरेडी अपने बुकिंग्स इस रूट पे और इन विमानों में किए हैं। तो आतंकिस्तान के यार पर भारत की ये बड़ी मार है। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की पर एक बड़ा एक्शन भारत सरकार ने लेकर साफ कर दिया है कि जो पाकिस्तान का दोस्त होगा, मददगार होगा, भारत उसके साथ कड़ाई से निपटेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगातार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के पराक्रम और हमारे सैनिकों के शौर्य की बातें कर रहे हैं। आज बिहार में भी उन्होंने इस पर एक जनसभा में बात कही है और पीएम मोदी ने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के सफाई की बात की, तो देश के अंदर उग्रवाद फैलाने वाले नक्सलियों के भी सफाई की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बाहर और अंदर के दुश्मनों को मटिया मेट करने का क्या क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है,
ये पाकिस्तान भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने नक्सलियों के बारे में जो कुछ कहा कि धीरे धीरे कर नक्सलवाद कैसे हिंदुस्तान से खत्म होता जा रहा है, तो हमको लगा कि आपको डिटेल में समझाते हैं आंकड़ों के जरिए कि आखिरकार क्या स्थिति है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नक्सलियों की हिंसा से लेकर उनके सफाई तक में अब तक क्या क्या हुआ है। ये ग्राफिक्स बहुत काम के हैं, ध्यान से देखिएगा। नक्सली हिंसा में 2010 में 720 नागरिक मारे गए। 2024 में मरने वालों की संख्या घटकर 131 ही रह गई। ये डिटेल में ग्राफिक्स है, ईयर बाय ईयर, कैसे हर साल की संख्या कम होती गई। 2010 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा आपके सामने है। नक्सली हिंसा में 2010 में 1005 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए थे। 2024 में 150 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए, यानी कि मरने वालों की संख्या में 85% की गिरावट अब तक आ चुकी है। नक्सली आर्थिक ढांचे जैसे कि रेलवे प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इकाइयों, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टावर, सड़क, स्कूल को निशाना बनाते रहे हैं, पर पिछले कुछ साल से इन घटनाओं में भी बहुत कमी देखी गई। 2010 में हमले के ऐसे 365 मामले सामने आए थे, जो 2024 में घटकर मात्र 25 रह गए। इस साल का आंकड़ा अभी तक का मात्र 2 अब तक का हमलों का सामने आया है। 2013 में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2021 में ये घटकर 70 जिले रह गए। पिछले साल तक 38 जिले नक्सल प्रभावित थे। इस साल अप्रैल में इनकी संख्या घटकर महज 18 रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक लगभग 300 नक्सली मारे जा चुके हैं। 2017 में 136 नक्सली मारे गए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 380 का हो गया। 2024 में 290 नक्सली मारे गए थे। यानी नक्सलियों के सफाई में भी साल दर साल एजेंसियों को कामयाबी जो मिलती है वो बढ़ती गई, और आज हम ये कहने के लायक हो गए हैं कि अब कुछ ही जिलों में नक्सली हिंदुस्तान में बचे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, इसीलिए उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक हलचलें वहां पर बढ़ाई हैं। आज शाहाबाद क्षेत्र के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी सभा की, लेकिन उससे पहले पीएम ने आज पटना एयरपोर्ट पर आईपीएल में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। वैभव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये मुलाकात एक खूबसूरत
लम्हे की गवाह बनी। वैभव के साथ उनके पिता भी और उनकी माता जी भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। वहां प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जिस सहजता से मिले, उससे साफ है कि अब की बार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के रिश्ते ज्यादा बेहतर रहने वाले हैं। इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के। एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए, सब खड़ा होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया। राजनीति की किताब में ऐसी भावभंगिमाओं को पक्के सहयोगी की गारंटी कहते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहजता दिखाई, ऐसी सहजता आपने बहुत कम नेताओं के बीच देखी होगी। आप देखिए कि बड़े लंबे समय तक दोनों नेता यूं बात कर रहे थे मानो दो पुराने दोस्त बड़े लंबे अरसे के बाद मिले हों। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बिहार में एनडीए एकजुट है। सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अगले चुनाव में एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विक्रमगंज में थे, तो मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश कुमार ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक वक्त ऐसा भी आया, उन्होंने भाषण के दौरान ही सबको खड़ा करवा दिया। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए, सब खड़ा होइए। खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। जी हां, पीएम मोदी के सम्मान में नीतीश कुमार ने जनसभा में मौजूद लोगों को खड़े होने के लिए कहा। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए, सब खड़ा होइए। खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप नीतीश कुमार के इतना कहते ही जनसभा का नजारा बदल गया। पीएम मोदी को सुनने आए लोग नीतीश के इतना कहते ही उठ खड़े हुए। देखते ही देखते मंच पर मौजूद दूसरे नेता भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। अपने लिए सम्मान का यह नजारा देख प्रधानमंत्री मोदी भी उन सबका अभिवादन स्वीकार करने के लिए अपनी सीट से उठ गए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया कि क्यों नीतीश कुमार काफी अहमियत रखते हैं। जब सुरक्षा और शांति आती है, तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई, तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते काफी पुराने हैं। जिस वक्त नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार उन चंद नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने सबसे पहले गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी से दिल्ली चलने की बात की थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। बीजेपी और जेडीयू में शानदार तालमेल का ही नतीजा था कि 2005 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। उस जीत का ग्राफ और ऊंचा 2010 के विधानसभा में हुआ, लेकिन उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार बिदकने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के हाथ मिलाने वाली तस्वीर जब बीजेपी ने लगवा दी थी, तो नीतीश इतने नाराज हुए कि बीजेपी नेताओं को दिए गए भोज को ही
रद्द कर दिया। उसी तरह कोसी बाढ़ आपदा में गुजरात सरकार से मिली 5 करोड़ रुपए की मदद को भी ठुकरा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए को उस दिन ठुकरा दिया जिस दिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। ये 2013 की बात है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा कर लिया। उसके बाद वो 2 बार आरजेडी के साथ भी गए, लेकिन जैसे समंदर के जहाज का पंछी वापस जहाज पर ही आता है, उसी तरह नीतीश कुमार भी एनडीए में ही लौट आए। बल्कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बार बार ये जरूर बताते हैं कि अब ये दोस्ती कभी टूटेगी नहीं, ये साथ कभी छूटेगा नहीं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। दरअसल नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को पता है कि बिहार में अगर मजबूती बनाकर रखनी है तो साथ बनाकर रखना होगा। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके सबूत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जहां जनसभा की, अपनी सरकार के लिए कामों को गिनाया, बताया, उसके बैकग्राउंड में इस इलाके की राजनीति भी एक अहम कारण हो सकती है। प्रधानमंत्री जहां गए थे वो बिहार का शाहाबाद क्षेत्र है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के दम पर एनडीए करेगा शाहाबाद में खुद को आबाद? शाहाबाद क्षेत्र के काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बता रहा है कि यह इलाका इनके लिए क्यों अहम है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से यह अपील कर दी कि अगली बार भी सत्ता एनडीए को ही सौंपिए। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। भारत माता की। दरअसल शाहाबाद का इलाका एनडीए के लिए पिछले दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनावों से दुखती रग रहा है। 2020 के विधानसभा चुनावों में पूरे शाहाबाद की 22 में से 19 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इन 22 सीटों में से जेडीयू के 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, जबकि बीजेपी के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाए, वो भी जैसे तैसे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और औरंगाबाद में एनडीए के उम्मीदवार हार गए थे। अगर पटना को भी जोड़ लें तो 5 सीटों पर बीजेपी की सीधी हार हुई थी। खास बात यह कि कैमूर जिले की 4 सीटें 2015 में बीजेपी और एनडीए ने जीती थी, लेकिन 2020 में चारों की चारों सीटें हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बारीकी से इन इलाकों की बेहतरी का सवाल छेड़कर यहां के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की। कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। 2014 से पहले
देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार की चुनावी राजनीति जिन मुद्दों पर आधारित दिखती है, उनमें ऑपरेशन सिंदूर काफी अहम है। दूसरा मसला विकास का है, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की योजनाओं का ऐलान किया गया। तीसरा मुद्दा सामाजिक राजनीतिक समीकरणों का है, जिनमें अहम भूमिका जातिगत जनगणना की हो सकती है। लेकिन इन मुद्दों से आगे एक तरफ सहयोगियों को जोड़े रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की धार को कुंद करने की। कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे, और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए, खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हुए नुकसान के पीछे चिराग पासवान को माना गया, जिस बात को चिराग आज मानते भी हैं। अगर मेरा लालच पदों को लेकर होता तो 2020 में भी तो मेरे पास ये मौका था ना। 2020 में अगर मैं गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ता तो आज जो मैं केंद्र में मंत्री हूँ, मैं 2020 में ही मैं केंद्र में मंत्री बन गया होता। बिहार में मेरी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता गठबंधन के भीतर। आज जो राजद अपने आप को बड़ा दल कहता है, हकीकत है कि वो बड़ा दल इसीलिए बना क्योंकि एनडीए एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। आप पिछली बार 2020 के भी रिजल्ट आप निकाल के देखिए, वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जितने वोट मिले और मेरे प्रत्याशियों को जितने वोट मिले, उन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो जीत उसमें एनडीए की प्रत्याशी की होती है। अगर आज की भूमिका में अगर एनडीए अगर 2020 में भी लड़ता और राजद फिर उसके बाद कहीं नहीं दिखता, मुझे नहीं लगता कि 20-25 सीटों से ज़्यादा ये लोग जीत पाते। तो हकीकत में उस वक्त भी मेरे पास ऑप्शन था, जब मेरे अच्छे विधायक जीत कर आते, बिहार में भी मेरे 2-3 मंत्री होते, तो उस वक्त भी मैंने पद का लालच नहीं किया। आज भी मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, बस सरकारी एजेंडे के माध्यम से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। दरअसल शाहाबाद का पूरा इलाका आरजेडी के लिए काफी पहले से प्रमुख गढ़ है। इस गढ़ में सेंध लगाकर अपने लिए जीत का रास्ता बनाना बहुत आसान नहीं होगा। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से विपक्ष की घेराबंदी की है, उसमें विपक्ष भी अपने कुछ सवालों से लैस होकर खड़ा है। 15 में भी बहुत घोषणाएं हुई थी, आज तक जमीन पे उसका एक कतरा नहीं देखा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास या उसकी घोषणा की है, आप अपने आर्काइव में जाइए, बजट से पूर्व यानी 24 से लेके 25 तक 20 बार आप एक ही बात दोहरा चुके हैं। तो बजी हुई ढोल को बार बार बजाना, मैं समझता हूं ये अप्रीतिकर होता है। और एक चीज और मैं कहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी ने इम्तियाज साहब को नमन किया। पूरे बिहार को कष्ट हुआ कि उनको फुर्सत नहीं मिली। हमारे कई जिलों में जवानों का पार्थिव शरीर आया था। तेजस्वी जी ने अर्धसैनिक बलों के लिए भी शहीदी का दर्जा की मांग की थी, अन्न संरक्षण की मांग की थी, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। आरक्षण पर चुप रहे, प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य पर चुप रहे। प्रधानमंत्री ने चुनावी तैयारी का एक तरह से आगाज कर दिया है। अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज होगी, जो चुनाव तक चलेगी। आखिर बीजेपी के सामने भी बिहार एक चुनौती ही है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली तो जीत लिया, आखिर बिहार में क्या होगा? पटना में प्रभाकर कुमार के साथ दिल्ली में
मनोरंजन भारती की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूं तो बिहार में एनडीए की तरफ से अगले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन पिछले चुनाव में नीतीश की पार्टी को पंक्चर करने वाले चिराग पासवान की ख्वाहिशें भी आसमान छूने लगी हैं। आपको याद दिला दें, चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस वक्त एक ही पाले में हैं। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आखिर इस सपने के पीछे क्या है, इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान मानते हैं, लेकिन यह हनुमान किसी सुग्रीव का सेनापति नहीं, बल्कि अब की बार राजपाट चाहता है। चिराग पासवान ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो कुछ कहा, उससे साफ दिखता है कि उनकी भी नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। कोर्स है और होनी भी चाहिए, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होनी चाहिए। जब तक पार्टी का कार्यकर्ता ही अपने नेता को सर्वोच्च पद पर नहीं देखेगा तो फिर वो नेता ही किस काम का। तो हर पार्टी के कार्यकर्ता की, और हर पार्टी के कार्यकर्ता की होती भी है। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को 20 साल पहले वाली धुरी पर खड़ा करने की कोशिश की है। 2005 के फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने 29 सीटें जीती थी। उनके समर्थन से बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती थी, लेकिन एक साल पहले ही जिस तरह लालू यादव के रेल मंत्री बनने से पासवान आहत थे, उसका असर समर्थन देने के सवाल पर दिखा। फिर पासवान की नजर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। मैं खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहता था। मैं उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहता था। हर नेता के लिए ये भावना कार्यकर्ताओं की होती है और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो बीजेपी के रुख से साफ है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के सपने को हवा देना वो नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष का मानना है कि चिराग पासवान में जन्मी महत्वाकांक्षा बीजेपी की राजनीतिक चाल है। तो कहीं न कहीं जदयू के लोग अनसिक्योर है, असुरक्षा के भाव जागा है कि साथ रह कर। दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि सामने से, जैसे हम लोग सामने से लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने विपक्षियों से, और कोई होता है कि साथ रह के लड़ रहा है। तो काम वही हो रहा है, तो साथ रह करके नीतीश जी को ख़त्म करने का काम हो रहा है। चिराग जी के जो आपने बात कहा, अब उनका देखने वाला बात है कि वो तो राम भक्त हनुमान है वो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके जो है इष्ट देव कहे हो कि बाबू हनुमान तुम बिहार को संभालो, और वो अपना वो आएंगे यहाँ लंका में जो है करामात करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को अधिकार है कि अपने आप को सिद्ध करे, और मन में आकांक्षा, इच्छा और ख्वाब पद की ललसा को लेकर के है तो होनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, आकांक्षाएं होनी चाहिए। अब चिराग पासवान जी हैं भाजपा के साथ, नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। भाजपा नीतीश कुमार को समेटना चाह रही है। 1 महीना लगभग और बच गया है नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से एलिमिनेट होने में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे बिहार के सियासी समीकरणों की परतें खुलती चली जाएंगी। फिर पता चलेगा कि इस चिराग से कितनी रोशनी होगी और नीचे कितना अंधेरा। पटना से प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब राजनीतिक और चुनावी खबरों से दूर चलते हैं और आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खबर की ओर, वहां आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। जितनी जरूरी आपकी सेफ्टी है, उतनी ही जरूरी आपकी सेहत भी है। जी हां, आपकी सेहत को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज आपकी सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपने देखा होगा खाने पीने की चीजों पर, उनके पैकेट्स पर 100% शुद्धता की गारंटी छपी होती है। डंके की चोट पर कहते हैं कि 100% ऑर्गेनिक है, 100% सबसे अच्छा है, 100% शुद्ध है। लेकिन अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी प्रोडक्ट पर अगर 100% लिखा पाया जाएगा तो पब्लिक इसकी शिकायत कर सकती है। पहले यह समझिए कि आदेश किसने जारी किया और इसमें क्या लिखा है, क्यों यह अहम है।
कहीं आप भी 100% वाले इस धोखे के जाल में तो नहीं फंस रहे? आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर हम 100% शुद्ध की गारंटी देने वाले लेबल को 100% धोखा क्यों कह रहे हैं? दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निर्देश जारी किया है। FSSAI ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों के लेबलिंग और प्रचार में 100% के दावे का इस्तेमाल न किया जाए। संस्था ने इस दावे को उपभोक्ताओं के लिए 100% भ्रामक बताया। FSSAI का कहना है कि हाल के दिनों में 100% वाले दावे में तेजी से बढ़त देखी गई है, लेकिन मौजूदा नियमों के मुताबिक 100% वाला दावा भ्रामक है और ये उपभोक्ता के बीच गलत धारणा पैदा करता है। 100% शब्द के उपयोग से पूर्ण शुद्धता का एक गलत प्रभाव पैदा करने की आशंका बनती है। कुल मिलाकर ऐसा करने से उपभोक्ता गुमराह हो सकता है और ये संदेश जा सकता है कि बाकी प्रोडक्ट गुणवत्ता के लिहाज से कमतर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यानी 100% धोखा, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। लगातार उपभोक्ताओं को झूठ बोला जाता है भ्रामक विज्ञापनों के जरिए, भ्रामक पैकेजिंग के जरिए। हमने भी सोचा कि एक जनरल स्टोर में जाकर ऐसे फूड पैकेट्स की पड़ताल की जाए जिनके ऊपर 100% शुद्ध होने का लेबल लगा होता है। साथ ही हमने एक्सपर्ट से भी पूछा कि ऐसे दावों का क्या मतलब है और सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका उपभोक्ताओं के लिए क्या फायदा है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त एक जनरल स्टोर में हूं और हम सब जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं हम अक्सर देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लेबलिंग में 100% लिखा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेड है जिसमें लिखा है 100% आटा ब्रेड। फिर एक सफोला हनी की ये शीशी है, इसमें लिखा है 100% प्योर। एक बिस्किट पैक है जिसमें लिखा है 100% आटा। और ये इस तरह के और भी बहुत सारे बिस्किट पैक्स हैं जिसमें ये हमें देखने को मिला। फिर ये जैम की बोतल है, इसमें लिखा है 100% रियल फ्रूट्स। फिर एक और पैक है यहाँ पर इसमें भी 100% लिखा है रियल फ्रूट्स। इसी तरह की बहुत सारी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं हमें इस जनरल स्टोर में मिली। ये आटे का एक 5 किलो का पैकेट है, इसमें भी लिखा है 0% मैदा 100% आटा। एनडीटीवी की टीम एक ऐसे स्टोर में पहुंची जहां खान पान में इस्तेमाल होने वाले तमाम घरेलू सामान मिलते हैं। वहां ऐसी कई चीजें मिल गई जिनकी पैकिंग पर 100% वाला दावा किया गया था। हमने न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट के कन्वीनर डॉक्टर अरुण गुप्ता से पूछा कि ऐसे विज्ञापन पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कंसर्न क्या है? 100% अगर लिखा होता है फूड प्रोडक्ट पे तो उससे फूड रेगुलेटर को क्यों आपत्ति है? नहीं, आपत्ति भी कह सकते हैं इसको, आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी उनको खबरें मिलती हैं कि इसको एज ए क्लेम, जैसे कोई क्लेम करता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे उसमें अगर मान लीजिए चीनी ज़्यादा है उसका तो पता नहीं चलता उसको। उसमें जो 100% सोच के वो सोचता है कि मैं इसको खाऊं। तो खाने से उसको अगर लगातार खाना होता है उसका उस प्रोडक्ट का, तो जो भी कंज्यूम करता है उसको नुकसान हो सकता है उसकी सेहत को। कुछ समझे आप? मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट में शुगर ज्यादा है, फैट ज्यादा है, सॉल्ट या सोडियम हाई है और इसकी जानकारी पैकेट पर नहीं दी जाती, उल्टे उसके ऊपर 100% का लेबल चिपका दिया जाता है, तो आम आदमी के लिए ये धोखा ही तो हुआ। हमने जानकारों से बात की तो पता चला कि अधिक शुगर लेने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और दांतों की सड़न का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और मोटापे की समस्या हो सकती है। ज्यादा मात्रा में नमक भी घातक है, इसकी वजह से
ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, किडनी की समस्या हो सकती है। इसी तरह सोडियम ज्यादा हो गया तो शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे हृदय रोग और सूजन की समस्या हो सकती है। लेकिन इसका 100% वाले दावे से क्या संबंध है? कि अभी जो देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस हैं 2018 के, उसमें 100% शब्द डिफाइन नहीं है, तो उसको बैन करने के लिए आपको इस रेगुलेशन को अमेंड करना होगा। और साथ ही जो FSS एक्ट है 2006, इसमें भी सख्त प्रावधान करने होंगे, इस तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश नहीं की जाए, लेबलिंग नहीं की जाए। हाँ, उसमें लिखा हुआ है जो 2006 का मेन लॉ है फूड सेफ्टी एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए फूड प्रोडक्ट का। अब मिसलीडिंग को भी डिफाइन करने की ज़रूरत है कि मिसलीडिंग किसको कहोगे। आपका मिसलीडिंग और मेरा मिसलीडिंग फ़र्क हो सकता है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी का भी फ़र्क हो सकता है। तो हम कंप्लेंट करने के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि कंप्लेंट करो ये मिसलीडिंग है, उसके साल कई बार साल लगता है, 2 साल लगते हैं ये डिफ़ाइन करने को कि ये मिसलीडिंग है। तो उतनी देर में तो वो काम हो जाता है, लोगों ने खा लिया, लोगों की सेहत भी ख़राब हो गई। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉ बने वो साफ़ सुथरा हो, क्लियरली वर्डेड हो, जिसका मतलब साफ़ सुथरे का। कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर पहले से ही 100% धोखे में है और दरकार इस बात की है कि सरकार एक्शन ले। आखिर हम और आप शिकायत करें, ऐसी नौबत भी क्यों आनी चाहिए? दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। पैकेट के ऊपर 100% वाली गारंटी लिखी होती है और हम उसके झांसे में आ जाते हैं। इसका असर क्या होता है आप वो भी समझ लीजिए। एम्स की एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों में मोटापा और हाइपरटेंशन जैसी समस्या बढ़ रही है। 6 से 19 साल के 3,888 बच्चों को इस रिसर्च में शामिल किया गया तो पता चला कि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी बच्चों में पेट की चर्बी और हाई बीपी तेजी से बढ़ रहा है। खतरा यह भी है कि ऐसे लक्षण आगे चलकर डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। करीब 34% बच्चों में फैट ज्यादा और मसल्स यानी कि मांसपेशियां कम पाई गई। रिसर्च में इस बात पर चिंता जताई गई है कि बच्चे जिस तरह की चीजें खा रहे हैं उनमें फैट और शुगर की मात्रा ज्यादा है और ये मात्रा तब और खतरनाक हो जाती है जब मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ जाता है और फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम पब्लिक के बीच भी गए। हमने लोगों से पूछा कि क्या सरकार की इस पहल का उनको लगता है कोई फायदा होगा। ये बहुत अच्छा फैसला साबित हो सकता है क्योंकि मोस्टली लोग जो लेबलिंग होती है ना, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उससे देखकर प्रभावित तो होते हैं। मतलब 100% लिखा है तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि 100% है। जैसे अगर हेल्दी लिखा है तो हम मन में मान लेते हैं कि हेल्दी है वो चीज, तो अगर 100% लिखा है तो उसको 100% मान लिया जाता है, लेकिन वो हकीकत में नहीं होती। इसलिए ये फैसला बहुत अच्छा साबित हो सकता है। FSSAI ने जो भी ये फैसला दिया है तो कम से कम खुलकर झूठ बोलने की जो है उस पर पाबंदी लगाता है। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि लोग अब खुलकर नहीं झूठ बोल पाएंगे और अगर वो इसका दावा करते हैं तो इसके साथ वो साक्ष्य भी पेश करें कि हाँ वो 100% शुद्ध हैं। सर भरोसा तो नहीं है आजकल, जैसे आप देखते ही हैं कि सोया चांप या चांप की इतनी आइटम्स हैं उसमें ज़्यादातर मैदा मिक्स होके आ रहा है, या कोई स्वीट्स हैं उसमें भी बहुत गड़बड़ी, दूध की जगह कुछ और मिक्सिंग होके आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी शुद्धता से बन रही हैं। सिर्फ कंपनी पे विश्वास करके ले रहे हैं। अब उस पर 100 लिखा है, 90 लिखा है, 80 लिखा है, हमने तो उस पर विश्वास करके कंपनी पे लिया हुआ है। अब उन्होंने 100 लिखा है, वो हमको पता है कि कुछ भी 100 होता नहीं है इसका। तो 100% का मतलब तो प्योरिटी हमको मिल रही है। प्योरिटी हमारे इंडिया में है ही नहीं है, वो नाम ही चलता है 100% का। और बाद एक बहुत बड़ी खबर की जो 2 साल से लगातार सुर्खियों में है। उत्तराखंड में आपको याद होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लगातार चल रहा था। आज इस मामले में लोअर कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन उसे अधूरा इंसाफ कहा जा रहा है। इस मामले में आज तीनों आरोपियों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी, दोषी करार दिया। लेकिन 3 साल बाद आए इस फैसले पर अंकिता के माता पिता ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह सजा काफी नहीं है, वो अब ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे। मेरी बेटी का कसूर क्या था बताओ? नौकरी करने के लिए गई थी। हर बेटी चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं,
बताओ उसका कसूर क्या था। मैं तो अंकिता के माता पिता क्यों इस फैसले से खुश नहीं हैं, आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज क्या हुआ। कोटद्वार के सिविल कोर्ट से पुलिस के पहरे में पहले पुलकित आर्य, फिर सौरभ भास्कर और उसके बाद अंकित गुप्ता बाहर निकले। अंकिता भंडारी केस में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोटद्वार के इसी सिविल कोर्ट में 2 साल 8 महीने तक एक केस चला। केस था अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा। इस मामले में तमाम दलीलें पेश की गई, एविडेंस पेश किए गए और जो फैसला आया उसमें तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। लेकिन इस मामले में अंकिता के माता पिता का कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। अंकिता के माता पिता कोर्ट के फैसले से नाराज हैं। मां ने भावुक होकर पूछा, मेरी बेटी का कसूर क्या था? मैं कैसे खुश हो सकती हूँ जिस तरह से उन्होंने मेरी निर्दोष बेटी को मारा। मेरी बेटी का कसूर क्या था बताओ। नौकरी करने के लिए गई थी। हर बेटी चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं। बताओ उसका कसूर क्या था। मैं तो चाहती हूँ कि इनको आजीवन से अच्छा इनको फांसी की सजा होती। हम कल को रहे न रहे, पर मैं अपने आंखों के सामने इनको ये देखना चाहती थी कि इनको फांसी की सजा हो। अंकिता के पिता का आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था ताकि उस वीआईपी की पहचान न हो सके जो उस दिन रिजॉर्ट में था। इसीलिए तो रिजॉर्ट तोड़ा गया, रेनोवेशन द्वारा रिजॉर्ट तोड़ा गया कि सबूत ही नष्ट कर दो। सरकार ने जानबूझ के उस रिजॉर्ट को रेनोवेशन के माध्यम से तोड़ाया ताकि वीआईपी अजय कुमार पहचान में न आ पाए, इसलिए उन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा। और मैंने खुद ज्ञापन दिया था कि भाई वीआईपी अजय कुमार है। मैंने खुद बोला कि अजय कुमार है, लेकिन मैंने कहा कि उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, रेनोवेशन की कॉल डिटेल निकाली जाए, पुलकित की निकाली जाए, अंकित की निकाली जाए, सौरभ भास्कर की निकाली जाए, लेकिन इन्होंने दरकिनार कर दी। वो अब जिस तरह से एसआईटी ने मेरी लड़की का कॉल डिटेल निकाली, उसी तरह तो वो मेरी लड़की तो पीड़ित थी, वो आरोपी थे ना, तो आरोपी के को पूरे कॉल डिटेल निकालने चाहिए थे, लेकिन नहीं निकाले उन्होंने। 8 सितंबर 2022 को 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हो गई। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। इस मामले में 23 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया और इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ। कोर्ट ने पुलकित आर्य पर हत्या, छेड़छाड़ और अनैतिक तस्करी के आरोप तय किए थे, जबकि बाकियों पर हत्या और साक्ष्य छुपाने के। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि रिजॉर्ट में वो वीआईपी कौन था और क्यों रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ओडिशा की एक खबर दिखाते हैं जो अपनी तस्वीर की वजह से आज पूरे दिन चर्चा में रही। वहां एक इंजीनियर के घर में छापेमारी हुई तो कमरे में करोड़ों रुपए का कैश निकल आया। ये रुपए, गहने, ये पूरा धन इस शख्स का है। नाम है बैकुंठनाथ सारंगी। सारंगी जी ओडिशा के ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर हैं। यूं तो वैकुंठ का मतलब ही होता है वो स्थान जहां भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का निवास हो, लेकिन संकेतों में ही सही। शुक्रवार की सुबह पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंजीनियर साहब ने अपने घर में वाकई लक्ष्मी का निवास बना रखा है। 500 के नोटों के बंडल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग नोटों की गिनती में लगे हुए हैं। हाथ से भी गिनती की जा रही है, मशीनें भी लगी हुई हैं। लेकिन आय से अधिक संपत्ति का अंबार इतना ज्यादा है कि खत्म ही नहीं होता। जिस वक्त हम ये खबर तैयार कर रहे हैं, कैश की गिनती 2.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब जरा इन तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। सुबह सुबह जब विजिलेंस की टीम भुवनेश्वर में बैकुंठनाथ सारंगी के घर पहुंची, तो इंजीनियर साहब ने नोटों का बंडल अपनी खिड़की से फेंकना शुरू कर दिया।
लेकिन मकान के अंदर कैश ज्यादा था और समय कम। विजिलेंस की टीम फ्लैट के अंदर पहुंची और तलाशी शुरू की तो थोड़ी ही देर में छिपा हुआ खजाना सामने आ गया। नोट तो नोट, बेशकीमती घड़ियां भी मिली, कंगन, पायल, ईयररिंग, अंगूठी, चेन, हार और महंगे कैमरे भी बरामद हुए। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर आज सुबह से उड़ीसा विजिलेंस के तरफ से हाउस सर्चेस, साइमल्टेनियस सर्चेस चल रहे हैं 7 लोकेशंस पे उड़ीसा के भीतर में। और श्री बैकुंठनाथ साणंगी, चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट, उनके अगेंस्ट में ये सर्चेस सुबह से चल रहे हैं। सर्चेस में अभी तक जो उसमें 2.51 करोड़ कैश रिकवर हुआ है। इसके अलावा 2 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, 2 फ्लैट्स, 7 प्लॉट्स भुवनेश्वर और अंगुल के आउटस्कर्ट्स में। बैंक डिपॉजिट्स अभी तक जो जानकारी मिली है 1 करोड़ के बैंक डिपॉजिट्स और 50 लाख के इंश्योरेंस डिपॉजिट्स है। शेयर मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट 2.7 करोड़ का है, जिसका करंट वैल्यू और भी ज्यादा होगा। ये सब को अभी तक हम लोग ने आकलन किया है। हमारी टीम्स सर्चेज कंटिन्यू कर रही है और सर्चेज पूरे होने तक एसेट्स की और बढ़ोतरी हो सकती है। बैंक्स से खबर ली जा रही है, अन्य इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसके अलावा उनके बैंक में लॉकर का भी ओपनिंग करना बाकी है। ये छापेमारी आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोपों की जांच के दौरान की गई है और इसके लिए ओडिशा के अंगुल, भुवनेश्वर और पुरी में कुल 7 जगहों पर तलाशी की जा रही है। इस तलाशी अभियान में विजिलेंस के 8 डीएसपी, 12 एसआई और 6 एएसआई और दूसरे कर्मचारी लगे हुए हैं। जिन 7 जगहों पर इंजीनियर सारंगी के काले धन की तलाश जारी है, जरा उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। अंगुल में 2 मंजिला मकान, डुमडुमा भुवनेश्वर में फ्लैट नंबर C102, पुरी के पिपली में फ्लैट, अंगुल में 1 मकान, अंगुल के ही लोकेई पासी में मकान, अंगुल के ही मटियाशाही में मकान। इसके अलावा भुवनेश्वर के ऑफिस में भी तलाशी की जा रही है। फिलहाल सारंगी के भुवनेश्वर वाले फ्लैट से 1 करोड़ रुपए, जबकि अंगुल के एक आवास से भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है। लंबे अरसे के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उनके 100 दिन कार्यकाल के पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सरकार का कामकाज कैसा रहा, इस पर वोट वाइब ने एक सर्वे जारी किया है। हम आपको एक्सक्लूसिव सर्वे दिखाते हैं। उस सर्वे के मुताबिक दिल्ली में लोग रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन के कामकाज का आकलन कैसे करते हैं। पहला सवाल था, आपके अनुसार सीएम रेखा गुप्ता के 3 महीने के कार्यकाल में बीजेपी सरकार का नेतृत्व कैसा रहा? बहुत अच्छा कहने वाले 34%, अच्छा कहने वाले 12%, औसत कहने वाले 9.8, खराब कहने वाले 15.8। अगला सवाल, आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के किए गए कार्यों से किन क्षेत्रों में संतुष्ट हैं? पहला, महिला सुरक्षा पर 10.8% लोगों ने कहा, सड़क पानी बिजली को 11.7% लोगों ने कहा, साफ सफाई जल भराव को 7.9% ने कहा और यमुना सफाई प्रदूषण को 9.8% लोगों ने कहा। अगला सवाल जो पूछा गया इस सर्वे में, आप किस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? तो महिला सुरक्षा 7.9, सड़क पानी बिजली 15.7, साफ सफाई जल भराव 10 पूरी के पूरे और शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था 4.8, यमुना सफाई प्रदूषण 8.7%। अगला सवाल, रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार की तुलना में कैसा रहा है? बहुत अच्छा 28.7% लोगों ने कहा, अच्छा 12.7 ने कहा, 28 और 12 को जब आप जोड़ लेते हो करीब ये 40% के ऊपर पहुंच जाता है। खराब कहने वाले 15.4 हैं और कहना जल्दबाजी होगा कहने वाले 23% लोग हैं। 5वां सवाल, अगर आज चुनाव हो जाएं तो क्या आप रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री फिर से बनते देखना चाहेंगे?
तो रेखा गुप्ता की पॉपुलैरिटी को यहाँ पर वोट मिला है। हाँ कहने वाले 40.6% लोग हैं और नहीं कहने वाले 38.7 हैं। यानी रेखा गुप्ता को दिल्ली की जनता ने कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। इसी नोट पर आज खबरों की खबर को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप इस वीकेंड पर अपना ध्यान खूब अच्छे से रखिएगा। फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।